चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 2 है फिजिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई W इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी का सूत्र। ये हमारा जो पार्ट है वो फिफ्थ होने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट हम कवर कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन हम डेरिवेशन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आई बटन पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। जो सेशन है हमारा यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई W इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी का सूत्र। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो यंग है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग है रेखा क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सिंगल लाइट सोर्स है, एक सिंगल लाइट सोर्स आया और आगे हमारे पास एक मीडियम, या ये कह लो कि हमने क्या किया, एक मीडियम रखा और उस मीडियम में 2 छिद्र कर दिए। इसलिए बोलते हैं इसको यंग का द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग। तो यहाँ पर 2 छिद्र कर दिए। अब 2 छिद्र करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सोर्स, प्रकाश सोर्सेस है, लाइट स्रोत है, उससे जो लाइट निकल रही है वो क्या करेगी, इन दोनों से पास होती हुई क्या करेगी, यहाँ पर एक किरण ऐसे आगे प्रवेश करेगी और दूसरी यहाँ। और ये मान लिया कि यहाँ पर ये इंसिडेंट कर रही है। यहाँ जब इंसिडेंट करेगी तो हमने इसकी हाइट मान ली थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ नेमिंग कर देंगे। लाइट सोर्स हमारे पास ऐसे S1 S2 हमारे पास 2 स्लिट है, या ये कह लो कि 2 छिद्र हैं। उनके बीच की दूरी, दोनों छिद्रों के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक छिद्रों के बीच की दूरी वो स्मॉल डी रहेगी। और जो छिद्र है उससे पर्दे के बीच की दूरी, ये हमारा पर्दा है, हमने कोई पर्दा लगाया हुआ जहाँ पर हमको फ्रिंज प्राप्त होगी। तो ये यहाँ पर हमको फ्रिंज मिल रही है और ये पहली फ्रिंज है, ये पर्दा है, पर्दे पर हमको फ्रिंज मिल रही है। स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी को हमने कैपिटल डी लिखा है। उसके बाद में अगर हम रेफरेंस लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर रेफरेंस लाइन हमारी इसलिए क्योंकि यहाँ से हमारा सोर्स है लगा हुआ, जो ओरिजिनल सोर्स था प्रकाश सोर्स वो है। अब इस सोर्स पे O है और O से P के बीच की दूरी को हमने स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, स्मॉल x जो होगा वो फ्रिंज की दूरी होगी, फ्रिंज की दूरी। और जो D है वो हमारी फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र है, विड्थ कह सकते हो, फ्रिंज विड्थ कह सकते हो W को। और D क्या है, हमारे स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी है। स्मॉल d क्या है, हमारे पास स्लिटों के बीच की दूरी है। और लैम्डा क्या है हमारे पास में, तो लैम्डा है हमारे पास में वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब ये तो हमने इसके बारे में बता दें कि कैसे हो रहा है। तो हमने एक कुछ लेट सपोज कर लिया कि हमारे पास 2 स्लिट है, यहाँ पर फ्रिंज मिल रही है। तो हमने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की। यहाँ से एक लाइन, डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की, एक लाइन इसके रेफरेंस लाइन से हम इसको डॉटेड करेंगे बीच को। अब यहाँ पर जो भी बीच में गैप बन रहा है, क्योंकि एंगल का फॉर्मेशन तब होता है जब 2 लाइन या 2 रेखाओं के बीच का गैप हो या कुछ अंतर हो। तो यहाँ गैप बन रहा है, यहाँ पर थीटा है। और जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा, क्योंकि हमने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला है। ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो यहाँ वाला और यहाँ वाला इक्वल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर आपको लिखना क्या है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि माना, अगर आप लिख रहे हैं तो मैं एक बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना S एक रेखा क्षेत्र प्रयोग, एक रेखा स्रोत है, या ये कह सकते हैं एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, एक प्रकाश स्रोत है जो 2 छिद्रों से होकर प्रकाश स्लिट के रूप में अंदर किरणों के रूप में अंदर प्रवेश करता है और पर्दे पर स्लिट बनाता है। तो ये क्या दोगे कि 2 छिद्र S1 तथा S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। उसके बाद में आप लिख दोगे कि ये दोनों रेखा क्षेत्र समीप है, एक दूसरे के समीप है और स्मॉल d पर स्थित है। उसके बाद में हम ये लिख देंगे कि स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी, या ये लिख देंगे कि स्लिटों S1 तथा S2 से पर्दे के बीच की दूरी को D से रिप्रेजेंट किया गया है, या कैपिटल D है। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारी जो फ्रिंज बन रही है, फ्रिंज O से लेकर P पर हमारी फ्रिंज बन रही है, ये कह लो कि फ्रिंज की दूरी हमारे पास O है। उसके बाद में आप ये लिख देंगे कि अगर बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी x है, तब स्लिट S1 तथा S2 चलने वाला प्रकाश तरंगे P पर मिलती हैं और पहुंचने के लिए वह अलग अलग दूरियां तय करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि जब वो यहाँ से जो 2 स्लिट चल रही है उससे जो प्रकाश आगे बढ़ रहा है तो वो P पर मिल रहा है। O से P, मतलब O से P के बीच की दूरी तो x है, और हमको ये दोनों ही किरणें P पॉइंट पर मिल रही हैं। तो दोनों में ये कहा गया कि दोनों की दूरियां बराबर अलग अलग होंगी।
दोनों में काफी डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे होगा, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये कम है। अगर हम इससे लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा क्यों, क्योंकि अगर हम इसको दोनों को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल करेंगे, उनको सीधी करेंगे, तो क्या देखेंगे कि ये वाली लाइन नीचे निकल जाएगी। तो हमने इसलिए इसको परपेंडिकुलर डाला कि यहां से लेकर यहां तक जितनी दूरी है वही दूरी यहां से लेकर सिर्फ यहां तक है, जबकि ये दूरी क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक डेरिवेशन ड्राइव करना है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात कर लें जो हमारे पास में तीन ट्रायंगल बन रहा है, तो पहला ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है S1 S2A। ट्रायंगल S1 S2A, ये अंदर वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है POC या PCO, मतलब एक ये ट्रायंगल बन रहा है। जहां हमारे पास दो एंगल है वही हम ट्रायंगल लेट सपोज कर रहे हैं, एक इसको कर रहे हैं इस वाले को और एक अंदर वाले को कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना, या ये कह लो माना तो हम लोग लिख चुके ऑलरेडी, हम लिखेंगे ट्रायंगल S1 S2 A तथा ट्रायंगल P, यहां पर है PCO में, PCO में हमने ये दोनों ट्रायंगल मान लिए, एक इसको सपोज कर लिया और एक इसको सपोज कर लिया है। एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल का नियम लगा देते हैं। इससे अच्छा तो अगर हम रूल लगाए, नियम ट्रायंगल का नियम लगा दें, मतलब इसका बेस और इसका बेस बराबर कर दें। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले S1 S2 अपॉन S2A, उल्टा लिख रहे हैं, S2A अपॉन ये, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में OP CP, OP किधर है, OP और CP, OP अपॉन CP। अब एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं ये लिखा क्यों है। तो ये इसलिए लिखा गया क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, और जब कभी भी दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती है वो हम इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारे पास सिमिलैरिटी का केस है। और अगर कोई भी ट्रायंगल 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सिमिलैरिटी थी ट्रायंगल की सिमिलैरिटी, तो अगर सम त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं या समान दो त्रिभुज होते हैं, तो उनकी जो भुजाएं होती है उसका भी रेशियो हम समान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है। हमने पहले ट्रायंगल इस वाले की बात की है यहाँ पर, तो S2A इस भुजा की बात की है, ये भुजा है, अपॉन S1 S2 एक ये भुजा ली है, ठीक है। बेस, या ये कह लो कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली भुजा और कर्ण ली है, ये कर्ण बन रही है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो एंगल होता है, जो भुजा होती है, वो क्या बनती है, कर्ण बनती है। तो ये कर्ण है इसकी। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमने किसके बराबर इसको लिख दिया, तो OP, O कहां पर है, OP, और दूसरा है CP, मतलब ये लंब है और ये कर्ण है। ऐसे ही यहाँ पर ये लंब है और ये कर्ण है, किसके लिए, पहले वाले त्रिभुज के लिए। पहले वाले त्रिभुज का ऊपर में लंब है और नीचे में कर्ण बन रहा है, लंब और कर्ण। तो हम यही दो चीजें सेकंड वाले त्रिभुज में लेंगे, तो दूसरे वाले त्रिभुज में भी लंब ये है OP और इसका कर्ण क्या है, CP। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज क्या है आप देख लो। जो अच्छा, अगर हम एक चीज और देख लें कि अतः वैल्यूज अभी पुट करेंगे, अतः CP इज इक्वल टू CO, फिर क्या लिखेंगे, को बराबर रखने पर। इसको बराबर क्यों रख रहे हैं, अब पहले देख लो CP और CO। CP कहां पर है, C और P, और CO कहां पर है, C और O, ये है। तो हम इसको लेट सपोज कर लेना है कि इसको हम इक्वल मान रहे हैं, ठीक। इसको हमने क्या किया, सॉल्व करने के लिए दोनों जो डिस्टेंस है, हमने ये मान लिया कि जितनी डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल कर रही है उतनी डिस्टेंस यहाँ पर सपोज कर लिया है। अगर हम मेजरमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली देखें तो दोनों में काफी डिफरेंस हो सकता है, बट यहाँ पर हमने लेट सपोज कर लिया, मान लिया है कि हमारे पास में जो CP है और जो CO है वो इक्वल है। अब हम क्या करें, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। तो हम एक काम करते हैं, चाहो तो पहले वैल्यू पुट कर लो, नहीं तो सारी वैल्यू लिख दो। इसको तो हम इक्वल लिख रहे हैं, और भी कुछ हमारे पास में वैल्यूज हैं, तो हम पहले इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। या फिर S2A अपॉन S1 S2 इज इक्वल टू OP। अब हम इसकी जगह लिख देंगे CO, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहो तो लिख सकते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो कि अतः S1 S2 इज इक्वल टू स्मॉल d
और CO इज इक्वल टू CO, यहाँ है C और यहाँ पर इज इक्वल टू कैपिटल D, और ये तो तुम्हें पता है स्मॉल d, यहाँ से लेकर यहाँ तक है कैपिटल D। और अब हम बात करेंगे PO, तो हम लिख लेंगे OP कह लो या PO कह लो, तो OP हमारे पास में x है। अब ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, S2A अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू OP हमारे पास में स्मॉल x है, और CO है हमारे पास में d। अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास में वैल्यू जो निकलने वाली है वो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे S2A की। तो अब हम S2A की वैल्यू को फाइंड करेंगे, S2A इज इक्वल टू, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपॉन में कैपिटल D। यहाँ हमारे पास में अभी पथांतर, इसको हम पथांतर कह सकते हैं वैसे तो, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है पथ अंतर उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अब हमारे पास में ये चीज तो अभी आ चुकी है, अभी ये फाइनल प्रूफ नहीं है। अब हम ये लिखेंगे कि यदि पथांतर m डेल्टा है तो हम क्या लिखेंगे, यदि, यहाँ पर लिख देते हैं यदि पथांतर m लैम्डा हो तो, m लैम्डा हो तो, जब m लैम्डा होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, जब m लैम्डा होगा तो क्या करेंगे, तो हम पहली स्थिति बनाएंगे। अब कौन सी स्थिति बनाएंगे, फर्स्ट स्थिति, कंडीशन 1। और कंडीशन 1 क्या होगी, डीप फ्रिंज के लिए। कौन सी फ्रिंज के लिए, डीप, क्योंकि दो प्रकार की फ्रिंज हमको मिलेंगी, एक तो डीप फ्रिंज, एक अदीप्त फ्रिंज। डीप फ्रिंज क्या होती है, अदीप्त क्या होती है, डीप फ्रिंज वो होती है जो ग्लो करेगी, एक्स्ट्रा लाइट उत्सर्जित करेगी, और अदीप्त क्या होगी, जो दीप्त फ्रिंज वो होती है जिसका खुद का सोर्स हो, मतलब खुद का प्रकाश हो, तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, दीप्त वस्तु है। दीप्त वस्तु क्या होती है, जिनमें खुद का प्रकाश है, जैसे सूर्य, जैसे यहाँ ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये भी क्या कर रही है, खुद का प्रकाश दे रही है। ऐसे ही ट्यूबलाइट, वो ट्यूबलाइट ऐसी, सन ऐसी, क्या चंद्रमा है, चंद्रमा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सूर्य की, है ना। तो जो चंद्रमा है वो अदीप्त वस्तु होगी, और जो सन है वो दीप्त वस्तु है, ये कह सकते हो। तो यहाँ पर हम दो स्थिति बनाएंगे। पहली स्थिति हमारे पास दीप्त फ्रिंज की स्थिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये 100% आने के चांसेस हैं। या तो ये आ जाएगा, नहीं तो इस पर, इसी डेरिवेशन पर न्यूमेरिकल आएगा, या तो ये आ जाएगा, नहीं तो फिर इसका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ये आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन से ही बात करें तो हमारे पास में क्या निकल कर आया, हमने यहाँ पर दीप्त फ्रिंज की स्थिति बना दी। तो दीप्त फ्रिंज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस यही से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख लें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एम हमने क्या किया, इसको सिंपल करके लिख दिया, पहले इस वाले को लिखा फिर इसको लिख दिया। यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यही होगा बेटा। तुमसे पूछ के लूंगा मैं, वीडियो बन रही है इसका मतलब ये नहीं कि पूछूंगा नहीं, और यही बता दूंगा कि वीडियो पर ध्यान रखना, फिर बच्चे भी देखेंगे कि हाँ इनके यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गई है, ये हमारे पास आ चुकी है दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति, ठीक है। और ये हमारे लिए जो दीप्त फ्रिंज की स्थिति का फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर हम इसकी बात कर ले तो ये हमारे पास दीप्त फ्रिंज की दूरी है एक तरफ से, ये क्या है, दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र आ चुका है, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल में पूछेगा कि दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी निकालिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालिए, ठीक है। एम जो है, एम क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ स्लिट्स, या जो फ्रिंजें बन रही है वो की संख्या, हाँ उनकी संख्या फ्रिंजों की। अब नंबर 2, दूसरी स्थिति क्या रहेगी, दूसरी में क्या लिखोगे, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब अदीप्त फ्रिंज में हमारी जो स्थिति है वो चेंज हो जाना है। अदीप्त स्थिति, सॉरी, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति में फॉर्मूला क्या रहेगा, तो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू माइनस n माइनस हाफ m
माइनस हाफ लैम्डा, ठीक है। एम जो था उसकी जगह एम माइनस हाफ लग जाएगा और लैम्डा तो एज इट इज रहना, इधर वाली भी एज इट इज रहेगी। यहाँ स्मॉल एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, स्मॉल एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा एम माइनस हाफ कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में फाइनल दूसरी वाली के लिए। कौन सी वाली के लिए आ चुकी है? तो ये हमारे पास अभी के लिए आ चुकी है। अब हमारे पास फाइनल एक सूत्र और निकालना है जो हम बोलेंगे फ्रिंज की चौड़ाई। तो तीसरा हमारे पास में स्थिति बनेगी फ्रिंज की चौड़ाई। इसका मतलब ये हुआ दीप्त फ्रिंज अगर बन रही है तो कितनी दूरी पर बन रही है, जो कि ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी। तो हम ये देखेंगे कि कितनी दूरी पर बन रही है। तो न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ऐसे हम क्या करेंगे, अदीप्त फ्रिंज के लिए यूज करेंगे। तो अदीप्त में ये यूज करेंगे कि अदीप्त अगर यहाँ पर कहीं बनती होगी तो कितनी दूरी पर बन रही है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। अब हम अगर तीसरे की बात करें कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, जो फ्रिंज यहाँ बन रही है वो उसकी थिकनेस कितनी है या कितनी विड्थ है उसकी, कितनी चौड़ी है वो, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होगा। और हम यहाँ लास्ट में फाइनली लिख देंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, ये हमारे पास में लास्ट का फॉर्मूला बनेगा। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आप क्या करोगे, तो फ्रिंज की चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं आना है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए ऑलरेडी यही वाला फॉर्मूला हम लगा दोगे। तो जो पथांतर है, पथांतर हमने यहाँ पर एम लैम्डा माना है, जो पथांतर था वो हमने एम लैम्डा माना है, और जो एक्स है उसकी वैल्यू हम मान रहे थे कि फ्रिंज की दूरी है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो एक्स ना लिखकर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, W इज इक्वल टू एन डी, या फिर डी लिख दो डी लैम्डा स्मॉल डी। अच्छा यहाँ पर जो एम की वैल्यू है वो एम की वैल्यू यहाँ से 1 मान ली है, क्योंकि हमने क्या सपोज कर लिया है, हमने ये सपोज कर लिया कि जो हमारी फ्रिंज बन रही है वो सिर्फ एक बन रही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फाइनली आ चुका है, एम की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी है। तो ये आप इतना लिख सकते हैं, और ये पूरा डेरिवेशन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग डेरिवेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।